इसके बारे में बैकग्राउंड बताया था मैंने, नहीं बताया। अच्छा बेटे, इस पोर्टी के आई हैड मेड यू राइट डाउन टू राइट ऑन द वोकैबुलरी। मैंने वोकैबुलरी आप लोगों को लिखवा दी थी, तो वोकैबुलरी पोर्टी के साथ रिव्यू करवाऊंगा, तो मुझे आप जवाब दे दीजिएगा। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर रिटन डाउन ऑन द बोर्ड। मैंने कुछ चीजें यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है, तो काइंडली फर्स्ट बी एट द बोर्ड। पहले बोर्ड की तरफ तवज्जो दें। पोर्ट्री का नाम लिखा म्यूजिक एंड सॉफ्ट वॉइसेस है, यानी मौसीकी उस वक्त की जब अच्छी आवाज़ दुनिया से खत्म हो जाती है, तो वहाँ पर एक राइटर ने पोर्ट्री लिखी है। एंड ही हैज elaborated the expression of the feelings about the thing which has been mentioned in the poetry। पोर्ट्री में जो चीजें लिखी हैं, राइटर का नाम लिखा हुआ पर्सी बिशी शैले। दोबारा पढ़ लीजिए इसके नाम को, क्या लिखा हुआ ये, पर्सी बिशी शैले। नाम से आपको लगेगा ये शी है, लेकिन ये है नहीं, ये एक मेल राइटर है। ही वाज बोर्न इन 1792 एंड ही डाइड इन 1820। जो चीजें बोर्ड पे लिखी ना, लिखने का कोई फायदा नहीं, बुक में लिखा है। मैं बोर्ड पे इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ सके। तो याद रखिएगा, ही वाज बोर्न इन 1792 एंड 1822। अब 1792 से 1822 जो टोटल एरा बनता है, दैट बिकम 31 ईयर्स। यानी ही वाज जस्ट 31 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। जब ये दुनिया से गया तो ये 31 साल का था। ठीक है। अच्छा, नेचर के लिहाज से बाय बिलीफ ये जो था, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज नोशन, ये एथेइस्ट था। आपको पता है एथेइस्ट किसे कह रहे होते हैं? जो किसी मजहब को, मजहब तो नहीं कहेंगे, जो सॉरी, उनका मजहब ही होता है। मजहब का मतलब होता है रास्ता जिस पर वो चल रहे होते हैं। तो उनका मजहब भी होता है कि देयर इज नो गॉड, देयर विल बी नो क्वेश्चन आंसर सून आफ्टर डेथ। मरने के बाद कोई सवाल जवाब नहीं होगा। हालांकि वो ये कहकर अब इकरार ही कर रहे होते हैं, बट वो एक अलग अंदाज है। ठीक है। तो ये लोग खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मान रहे होते, या यूं कह सकते हैं मरने के बाद जिंदगी पर इनका कोई यकीन मौजूद नहीं होता। तो अब इसकी जो लाइफ थी, बेसिकली देखिए, ये जो एरा लिखा हुआ है इसका 1792 से लेकर 1822, ये असल में इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कहलाता है बेटे एज ऑफ रोमांटिसिज्म। यानी पूरा दौर इंग्लिश में जो गुजरा तकरीबन 70 से 80 सालों का, दैट इज कॉल्ड एज ऑफ रोमांटिसिज्म। अब हमारे यहाँ मसला ये कि हमारे यहाँ वर्ड को ना बड़ा ऑकवर्ड काउंट किया जा रहा है। अगर किसी को कहा जा रहा है कि भाई ये बंदा जो है वो रोमांटिक पोएट्री लिखता है, तो रोमांटिक का मतलब हमारी मीनिंग में ऐसा होगा कि लाइक फंकी पोएट्री लिखेगा या छिछोरी पोएट्री लिखेगा या शायरी मोहब्बत भरी कर रहा होगा, ऐसा नहीं। रोमांटिसिज्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हाउ मच डू यू फील लव फॉर द नेचर एंड द नेचुरल ब्यूटीज। वो किसी भी सूरत के अंदर आ सकती है। इसकी मैनी शेप्स हैं, तो एवरी शेप कैन नॉट बी डिस्कस हियर इन द क्लासरूम एट द मोमेंट। तो नेचर से जो ताल्लुक रखने वाली चीजें होती हैं, उसके ऊपर जो पोएट्री लिखी जाती है ना, उसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। और इस दौर के अंदर मैंने यहाँ 3 राइटर लिखे हैं, और 3 में से 2 राइटर को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं बेटे। विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसकी पिछली पोएट्री हमने पढ़ी थी, उसकी जो बर्थ ईयर है वो 1770 है। तो भाई रुक जाए, सीधे बैठे ना, ठीक लगाकर कहाँ में बैठे हैं, स्ट्रेट बैठे। 1770 से लेकर 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ, ये इसका बाय बर्थ है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ ईयर ऑफ डेथ है बेटे। फिर 1784 से लेकर 1859 तक इसकी पोएट्री पढ़ी थी ना फर्स्ट ईयर के अंदर, याद है कुछ? कौन सी पोएट्री पढ़ी आपकी बुक में? पेज नंबर 26। हाँ देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, सब देखिए।
इसकी 49 में पड़ी थी ना ये वाली यार, आपको मेरा मतलब याद है। आप देख सकते हैं कि आप इन दोनों का एरा तकरीबन सेम है, बहुत ज्यादा गैप है लेकिन इतना ज्यादा गैप मौजूद नहीं है। और आपको पता है इसको मैंने फर्स्ट ईयर भी पढ़ाया था आप लोगों को, वैसे बहरहाल मैंने कौन सी बात की थी, फर्स्ट ईयर की बात, कल की बात याद नहीं, फर्स्ट ईयर कहाँ से याद होगा। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ था ना, ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म का जो पूरा एरा गुजरा है, इसका सबसे लीडिंग पोएट था, यानी फाउंडर कह सकते हैं या इसको ओरिजिनेटर कहा जा सकता है कि ही इज बीन द लीडिंग पोएट ऑफ दैट एरा। कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ, इसी के दौर का ये भी राइटर था। और एक मैंने लिखा है 1795 से लेकर 1821, राइटर का नाम लिखा हुआ जॉन कीट्स, इसके कोटेशन वगैरह फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़े होंगे। ये जो राइटर था ना बेटे, ये इसकी पोर्ट्री है सेकेंड ईयर के अंदर, लेकिन अभी जो रिड्यूस सिलेबस चला हुआ है उसमें इसकी पोर्ट्री को शामिल नहीं किया गया, तो दैट्स आई एम नॉट गोना टेल यू पीपल। तो आपकी जो बुक में पेज नंबर 62 है ना, यानी इसके बाद वाला जो अगला पेज है, वो इसी राइटर की पोर्ट्री है, जॉन कीट्स की। देखिए लिखा होगा एंडीमियन, पेज नंबर 62 पर पोर्ट्री होगी, लाइन फ्रॉम एंडीमियन लिखा होगा, राइटर का नाम लिखा होगा जॉन कीट्स, ऐसे ही है। अब जरा यहाँ तवज्जो के साथ देखिए, यानी ये जो मैंने तीनों राइटर के नाम लिखे हैं, एक एक बर्थडे मैंने ये लिखा है, ये सारे एज ऑफ रोमांटिसिज्म के बड़े फेमस पोएट गुजरे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा जो लीडिंग पोएट था, जो फाउंडर था, वो कौन था? विलियम वर्ड्सवर्थ, हु बीन द फाउंडर ऑफ दैट एरा एट द मोमेंट। और उस जमाने के अंदर जितनी भी पोएट्री लिखी गई उन सबको कहा जाता है कि ऑल पोएट्री आर रिलेटेड टू एज ऑफ रोमांटिसिज्म। अब ये जो पर्सी बिशी शैली था ना, नेचर के राज से एथेइस्ट था, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया था, उस जमाने के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से इंग्लैंड के अंदर, जिसको हम क्रिश्चियनिटी कह रहे होते हैं, क्रिश्चियनिटी में दो बड़े बड़े फिरके हैं, एक कैथलिक कहलाते, एक प्रोटेस्टेंट कहलाते, तो उनके खिलाफ लिखा करता था। वो कहता था कि देयर शुड बी नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सिंपल अगर कहा जाए, हमारे मुल्क का फवाद चौधरी था बस, उसको सिर्फ बकवास करने के कुछ और आता नहीं, 11 महीने उसके घर के लोग नहीं सुनते होंगे उसकी, लेकिन जब रमजान की चांद निकलने की बारी आएगी, इसके पेट में कीड़ा उछलना शुरू हो जाएगा। ईद का चांद निकलना होगा, इसके पेट में कीड़ा उठेगा। फिर 11 महीने में चांद कब निकलता है, कब गुरूब होता है, 30 दिन का महीना है, 29 का है, 32 दिन का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रमजान के दिनों में आकर इसका काम सिर्फ बकवास करना होगा, और बकवास करके ये ऐसे गायब हो जाता है, गधे के सर से सीन गायब हो जाता है। अब इसने क्या किया, इसने एक पैम्फलेट बनाया, उस पैम्फलेट का नाम से रखा द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। क्या लिखा हुआ पढ़े इसको, द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म। 1811 के अंदर इसने बनाया इसको। पैम्फलेट समझते, ब्रोशर समझते ना, ब्रोशर पब्लिसिटी के लिए जो छोटे छोटे पैम्फलेट होते हैं, ठीक है, वो बनाकर पूरी यूनिवर्सिटी में से डिस्ट्रीब्यूट किया अपने कोलीग्स को, और जो स्टूडेंट थे उनको, जो टीचर थे उनको। अब वहाँ की जो मैनेजमेंट थी, जाहिर सी बात है, दे वर फ्रॉम द रिलीजियस बेंट ऑफ द क्रिश्चियनिटी देयर। इन्होंने क्या किया, इसको टर्मिनेट कर दिया हमेशा, लाइफ टाइम इसका एडमिशन ही कैंसिल कर दिया कि आप एडमिशन ले नहीं सकते। तो ही बिकेम वेरी डिपेंडेंट एट दैट मोमेंट। इसने फिर क्या किया, वहां छोड़ने के बाद क्या था कि आफ्टर 2 ईयर या आफ्टर 1 ईयर ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल, शी वाज हार्डली 16 इयर्स ओल्ड। उससे शादी की, और 2 साल के बाद ही डिवोर्स है, उसको इसने डिवोर्स कर दिया। हैविंग 2 चिल्ड्रन, यानी इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को उसने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद 1815 के अंदर हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि खातून थी जिसका नाम था मैरी गॉडविन, और whom he thought कि she loved a lot, उसको लगा कि बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, उससे शादी की। और शादी करने के बाद ये 1815 में, और कहा जाता है 1816 के शुरू के अंदर ये चला गया स्पेन, यानी रोम चला गया, वहीं पर बकिया जिंदगी गुजारी, वहीं पर इसकी डेथ हुई, वहीं पर सिमेट्री ग्रेवयार्ड है, 1822 के अंदर उसको दफनाया गया था। लेकिन इसका ये वाला जो फैसला था ना, लाइक ही वो द फर्स्ट लेडी एंड वेंट टू मैरी अनदर लेडी, मैरी गॉडविन, और whom he thought कि she loved me a lot at the moment, I would be having very happy life there। ये तजर्बा इसका सही साबित हुआ है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात ये कही जाती है कि जो पर्सी बिशी शैली की डेथ है ना, देखिए 1822, और इसकी डेथ कितनी लिखी हुई, कितने साल का गैप है, 1 साल का। अच्छा, इसकी बर्थडे क्या लिखी हुई, बोले ना सब बोल लेना यार, इंतजार पढ़ा रहा हूँ, घूर रहे हो मुझे जी, पता नहीं क्या सर पे सीन निकले। 1795, और इसका क्या लिखा है, यानी इसकी पैदाइश में 3 साल गया, यहाँ पर डेथ के अंदर 1 साल गया हुआ, ऐसे ही है। ये जो राइटर है ना बेटे, जॉन कीट्स, इसको इंग्लिश लिटरेचर का सबसे यंगेस्ट पोएट कहा जाता है अब तक। ही वाज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड व्हेन ही पास्ड अवे। लेकिन इतनी शानदार पोएट्री लिखी हुई कि दो स्टूडेंट हु कंप्लीट देयर मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर ना, जो लोग इंग्लिश में मास्टर्स करते हैं ना, तो उनका जो 3rd सेमेस्टर होता है, यानी पहला साल पढ़ने के बाद दूसरे साल का जो पहला सेमेस्टर होता है, उसमें जॉन कीट्स की पोएट्री को पढ़ना पड़ता है। आप अंदाजा लगा, ही वाज जस्ट 25 इयर्स ओल्ड, 25 साल का एक नौजवान शायर था, लेकिन लिटरेचर के अंदर इसने इतना काम किया कि आज तक उसके लिटरेचर को प्रायोरिटी दी जाती है। अच्छा, इसकी लाइफ साइकिल के अंदर बहुत ट्रेजेडी रही थी। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ ताकि बात आपको समझ में आ जाए।
जॉन कीट्स के फैमिली के 4 लोग ना एक ही बीमारी से मरे थे। उस जमाने में बीमारी को कहते थे कंजम्पशन, जिसको आज के दौर में कहते हैं टीबी। टीबी समझते हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस। इसकी वालदा, इसका एक छोटा भाई, इसकी छोटी बहन और ये खुद, ये चारों एक ही बीमारी से मरे थे। अच्छा, जब ये 4 साल का था, इसके वालिद साहब जो थे एक ऑस्लर थे। ऑस्लर किसे कह रहे होते हैं? जो स्टेबल होता है ना, स्टेबल क्या, घोड़े को क्या हुआ, बोले क्या कहलाता है, बोलते हैं पर्टिकुलर उर्दू में क्या बोलते हैं उसको, अस्तबल कहते हैं। जहाँ घोड़ों को पाला जाता है, वहां परवरिश की जाती है, उसके ये ओनर थे। 4 साल के कार एक्सीडेंट के अंदर भी 4 साल का था, इसके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और इसकी वालदा जब ये खुद 8 साल का था, इसकी डेथ हो गई, इसकी वालदा की। अब इसके फॉस्टर पेरेंट को पाला। फॉस्टर आपको पता है, जो मतलब सौतेले वालिदैन होते हैं, जो गोद लेते हैं बच्चों को। तो वो लाख मोहब्बत करने अपने माँ बाप जैसा प्यार तो नहीं दे सकते ना, तो इसकी लाइफ में हमेशा ट्रेजेडी रही। और फिर कहते हैं कि इसको दोस्तों ने, हालांकि दोस्तों में कौन शामिल था, सबसे क्लोज फ्रेंड यही था इसका, पर्सी बिशी शेले, और एक और था स्कॉट और बायरन। इसका रेफरेंस आगे चलकर आएगा तो भी बता दूंगा। इन्होंने मिलकर इसको कहाँ भेजा कि स्पेन चला जा, वहां पर ट्रीटमेंट करवा ले, वहां पर इसका इलाज मुमकिन है जो बीमारी है। तो कहते हैं कि ये ट्रेन पे ही था 25 फरवरी 1821, 25 फरवरी को ट्रेन में ही इसकी डेथ हो गई थी। लेकिन जब इसकी डेथ हुई थी तो ये स्पेन के एरिया में शामिल हो चुका था, तो वही सिमेट्री ग्रेवयार्ड में इसको दफनाया गया है। और कहते हैं कि जॉन कीट्स का जो अर्ली यूथ में चला जाना ना, बिल्कुल भरी जवानी में चला जाना, इसने ना पर्सी बिशी शेले को बहुत डैमेज किया। और मैनी ऑफ द पीपल दे स्टिल क्लेम कि पर्सी बिशी शेले की जो मौत की वजह बनी है ना, वो जॉन कीट्स की डेथ हुई है। ये नॉर्मल हमारे यहाँ भी कहा जाता है। वैसे मौत एक बहाना चाहती भाई, ये बात याद रखिए। मौत किसी को कभी भी कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन कुछ जगह पर ऐसा होता है कि बहाना चाहिए होता है। अब मैं इस बात से इसलिए वाकिफ हूँ क्योंकि आई हैव सीन माय सेल्फ इन माय लाइफ आउट देयर कि एक ही घर के अंदर 11 घंटों के अंदर 4 लाशें उठती। बाप मरा, 11 घंटों के अंदर 3 जवान बेटे दुनिया से चले गए, कोई बीमारी नहीं, हट्टे कट्टे जो कहते हैं खाते पीते घरा नहीं। अब लोग देखेंगे या मैं देखूंगा तो मैं तो यही बोलूंगा ना यार, इन तीनों बेटों को अपने बाप का जाना बर्दाश्त नहीं हुआ, ऐसा है। और फिर इसने क्या किया था, इसने एक पोट्री भी लिखी थी, नाम अभी मुझे इसका याद नहीं आ रहा, इसको ट्रिब्यूट पेश करने की, जॉन कीट्स को ही में जलौटा होती। और उसी थीम के ऊपर रखते हुए से ये वाली पोट्री लिखी, म्यूजिक में सॉफ्टवेयर। अब ये जो पोट्री से लिखी है, अब मैं जरा टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, इसके मजाजी पे इसने टॉपिक पोट्री लिखी, इसके मजाजी पे। अच्छा, इसके मजाजी में चूंकि मिजाज नहीं मिलता, इसलिए मैं मजाजी बात नहीं करता, ठीक है। जो बच्चे फर्स्ट में पढ़े मुझे अच्छी तरीके से जान देते। आपको ये खिड़की वाली मोहब्बत समझ में आती नहीं। मोहब्बत एक ही, इश्क एक ही हकीकी, ये याद रखिएगा। और हकीकी इश्क हर एक को नसीब होता नहीं। इश्क हकीकी वो होता है कि रब जो है ना, बिलाल को हबशा से बुला लेता, मदीने में आबाद करवा देता, सुहेब को रोम से बुलाकर मदीने में आबाद करवा देता, फारस से सलमान को बुला लेता। फिर ऐसा इश्क अता फरमाता कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला मदीने की गलियों में घूमते हैं, अर्शे मोहल्ला पर उनके कदमों की चाप सुनाई देती है। ये वाला इश्क अपने को समझना। इसमें इसने इसके मजाजी बात तो की है, लेकिन आपको पता है इश्क के 10 रंग होते हैं भाई। तो उस रंग के अंदर इसने ये बताया कि दोज पीपल हु आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड विद अस, या दोज पीपल हु आर वेरी एसोसिएटेड विद अस, तो उनके जाने के बाद उनसे जो की जाने वाली मोहब्बत है वो दुनिया में कभी खत्म ही नहीं। अब इसका फलसफा थोड़ा सा अलग है। एक फलसफा तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। देखिए, केमिस्ट समझते, केमिस्ट किसे कह रहे होते? किसे कहते हैं? ऐसे ही है ना। तो जो केमिस्ट है ना, ये जो जॉन कीट्स था, बेसिकली इसने केमिस्ट पढ़ना था, इसके वाले साहब चाहते थे कि ये केमिस्ट बने, लेकिन इसका लिटरेचर में ज्यादा लगाव था। तो उस जमाने के जो बड़े बड़े राइटर है ना, एज ऑफ रोमांटिसिज्म के, वो कहते हैं कि जिस तरह केमिस्ट के नजदीक जो मैटर होता है ना, मैटर समझ रहे, मैटर, इसके बारे में केमिस्ट का नजरिया क्या होता है, दुनिया से ये कभी खत्म नहीं होती, ये एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी फिजिकल अपीयरेंस को चेंज कर लेती है, लेकिन रहती दुनिया में है। मैटर हमेशा दुनिया में रहता है, खत्म नहीं होता। तो वैसे ही बहुत सारे राइटर ने पता है क्या कहा, ब्यूटी और लव इट इज जस्ट लाइक अ मैटर इन द वर्ल्ड, कि मोहब्बत और खूबसूरती ना, ये दुनिया के अंदर मैटर की तरह बेटे, ये कभी खत्म नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगी, अपने फिजिकल अपीयरेंस को चेंज करेगी, लेकिन रहेगी दुनिया। तो जिस तरह मैटर के बारे में नजरिया होता है, वैसे इसके बारे में इनका नजरिया मौजूद है। अब अगर मैं कहूंगा मिसाल के तो जुमला आपको लगेगा सर बड़े रोमांटिक अंदाज में कह रहे हो, तो भले से आप रोमांटिक का मतलब कुछ भी लो, मेरा तो काम बोलना है। याद रखिएगा, दुनिया की जिंदगी के अंदर ना, जब हम जिंदगी गुजार रहे, तो कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं बेटे कि हम उनमें कुछ रह जाते हैं, वो हम में कुछ रह जाते हैं। वक्त और हालात के साथ साथ उस वक्त पता चलता है जब वो दुनिया से चले जाते हैं, तब रियलाइज होता है।
अभी जो मैंने कहा ना कुछ लोग, तो कुछ लोग में आप लोग जहां भी जाना चाहते चले जाएं। इसमें कुछ लोग के अंदर अम्मा भी हो सकती हैं, अब्बा भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, आपका क्लोज फ्रेंड भी हो सकता है, जिसके जाने के बाद एहसास होता है। पोर्ट्री स्नेच के मजाजी में लिखी 4 अलग अलग एग्जाम्पल दिए, लेकिन जो तीनों शुरू के जो 3 एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल ऐसे एग्जाम्पल है विच वी कीप ऑन फीलिंग इन लाइफ, जो अपनी जिंदगी के अंदर फील कर रहे हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड नंबर 1 जो लिखा है पेज नंबर 61 पर लिखा हुआ, म्यूजिक में शॉर्ट वॉइसेस die vibrates in the memory, odors when sweet violet sicken live within the scent they quicken। फिर सेकंड स्टैंडर्ड में लिखा हुआ, रोज लीव when the rose is dead, our heat for the beloved bed, and so thy thought when thou art gone, love itself shall slumber on। समझ में तो आ गई होगी पोट्री, अब तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्या करें, तुझे पढ़ाएगा तनाबाजी, एक्सप्लेन करे नहीं करे, नहीं करे। इधर देखिएगा, तवज्जो दीजिए। राइटर फर्स्ट एग्जांपल पता क्या कह रहा है, म्यूजिक में शॉर्ट वॉइसेस die, यानी मौसीकी जब अच्छी आवाजें खत्म हो जाती, आवाज खत्म होती या जिसकी आवाज होती वो खत्म होता है। क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं? ऐसा ही है, फिजिकली द मैन डिसअपियर्स बट स्पिरिचुअली द वॉइस द मेमोरी इज गोइंग टू बी अवेलेबल, इजंट इट? हाँ या ना? जिस्मानी तौर पे बंदा गायब हुआ ना बेटे, लेकिन उस बंदे की आवाज, उसकी मेमोरी वो तो हमेशा में रहती है। अब किसी एक काम हो जाती है, किसी एक ज्यादा रहती है, लेकिन होती तो है ना हमारे पास। तो राइटर कह म्यूजिक वेयर शॉर्ट वॉइसेस die vibrates in the memory, यानी कीप्स ऑन लिंगरिंग इन आवर माइंड, यानी मौसीकी जब अच्छी आवाज को गाने वाले लोग दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिजिकली द पीपल दे हैव डिसअपियर्ड, लेकिन उनकी यादें, उनका गाना, ये कभी हमारे दरमियान में से खत्म नहीं होता। इट कीप्स ऑन लिंगरिंग वाइब्रेटिंग शिवरिंग इन आवर माइंड इन आवर हार्ट इन स्पाइन, हमारे रगो रेशे के अंदर ये रह जाती है यादों की शक्ल के अंदर, बजाय बंदा गायब हो जाता है। मैं आपको लिस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप में से कई लोग होंगे भाई दे आर हैबिचुअल ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, उनको गाने सुनने का शौक होगा। अब गाने सुनने में होगा क्या, हर एक बंदे का ना एक फेवरेट सिंगर होगा। अब उसका अंदाज भी पसंद होगा, उसकी शायरी भी पसंद हो रही होती है, ये बिल्कुल ठीक है, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल अभी नहीं जाना चाह रहा। लेकिन आप देखिएगा वो जो आपका फेवरेट सिंगर होगा ना, उसकी आवाज में और दूसरे गुलकारों की आवाज के फर्क को आप बासानी पहचान लेते। आपको 4-5 गुलकारों की आवाज सुनाई देना कि इफ यू आर बीइंग लिसन टू डिफरेंट काइंड ऑफ 4 और 5 सिंगर, मेल फीमेल सिंगर सुनाया जाए, आप उसकी आवाज को पहचान लीजिए। ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? क्यों होगा? इट्स अ ब्यूटी ऑफ दैट वॉइस व्हिच इज गोइंग टू बी अवेलेबल इन आवर सेंसेस, हमारी मेमोरी में रह जाती है। चले और नीचे लेवल की एग्जांपल दे, लालू खेती एग्जांपल। अपन लोग आपस की बात करते हैं, मिसाल दे रहे हैं, आप जिन टीचर से सेकंड में पढ़ रहे हैं या फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो आपने देखा हर टीचर का सब्जेक्ट अलग अलग है। से यस और नो बोले, आफरीन वधू नहीं टूटेगा, बोल बेटा। अच्छा, सबका पढ़ाने का अंदाज भी अलग अलग है ऑलमोस्ट। आपने कभी इस चीज को नोट नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी बता दूं, अभी सबकी आवाज भी तो अलग है। आप लोग सेकंड शहीद जो है वो मेडिकल स्टोर वाले हैं ना, आप लोग इंजीनियरिंग वाले तो नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, खुद ही मुस्कुराहट आ जाएगी। दरवाजा खुला हुआ हो, ठीक है, हल्का सा खुला हो, और डॉक्टर अदनान शमसी गुजर गए यहाँ से, कुछ ना करें यूं बस, नानी दादी फुप्पो चाची ताई सब चली गई दुनिया से बिल्कुल, बच्चों को सांप सूंघ जाता है भाई, आवाज नहीं निकलती, राइट? यू नो व्हाट इज इट? इट्स अ ब्यूटी ऑफ हिज वॉइस व्हिच इज गोइंग टू बी शिवरिंग इन योर माइंड ऑल द टाइम। इंजीनियरिंग के बच्चों का ये हाल पता किसके साथ होता है? सर इरशाद के साथ। ये एग्जांपल मैं स्पोर्टी में जरूर देता हूँ। सर इरशाद सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, दरवाजे पे यूं क्या ना, उनका एक अंदाज होता है, 100 बच्चा बैठा हो, 400 बच्चा बैठा हो, मजाल है किसी की आवाज आ जाए, वो तमीज के दायरे में इतना भिगो के मारते हैं। और एक हैबत है उनकी आवाज का असर ऐसा होगा ना कि यू विल बी फीलिंग दैट वॉइस वेरी प्रॉपरली एट द मोमेंट। यार आप लोगों की आवाज 3-4 साल के अंदर हमें याद हो जाती है। हम क्लास से बाहर होते, चे पे चू चा की आवाज आ रही होती, हम बोलते जाके ना इसको चुप करा दीजिए, जिसके कल्ले से फटी हुई आवाज निकल रही है ना, ये इसकी आवाज होगी, इसको चुप कराएंगे, पूरी क्लास तो खामोश हो जाएगी। पता है क्या? इट्स अ ब्यूटी ऑफ योर वॉइस व्हिच इज गोइंग टू अवेलेबल इन आवरसेल्फ। इसीलिए कह रहा है म्यूजिक व्हेन शॉर्ट वॉइसेस दैट वाइब्रेट्स इन द माइंड। फिर वो दूसरी एग्जांपल किसकी दे रहा है? अपने फेवरेट फूल की। देखिए लाइन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ ओडोर। अच्छा, ओडोर के बाद ना ब्रैकेट वो बना हुआ, कॉमा बना हुआ, इसका मतलब इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। ओडोर्स व्हेन स्वीट वॉलेट सिक्किन, वॉलेट किसे कहते हैं? क्या बताया था? इट्स अ नेम ऑफ अ फ्लावर। किस कलर का होता है? पापेन इसी कलर का होता है। ये मत बोल दीजिएगा पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना? पर्पल को कलर नहीं होता, ये वाला इसका कलर अलग होता है, मुंह टेढ़ा करके कहना तो पर्पल कलर का होता है, ठीक है ना?
अच्छा इसमें जुमला क्या, अच्छा सेकंड का मतलब क्या बताया था बेटे, सेकंड का मतलब टू फेड अवे, टू डाई डाउन, मुरझा जाना या खत्म हो जाना, यही बताया था। और इसी के नीचे क्विकन का वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब बताया था टू बिकम या इंक्रीज फास्टर, टू एक्सीलरेट, बढ़ जाना, ऐसे ही है। अब मेरी तरफ तवज्जो दीजिएगा, राइटर कह रहा है ओडोर्स यानी खुशबू, व्हेन स्वीट वॉलेट सिकन यानी व्हेन द स्वीट फ्लावर ऑफ वॉलेट इज गोइंग टू फेड अवे, जब वॉलेट का फूल मुरझा जाता है तो फिजिकली वो गायब हो गया, खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन इसकी जो खुशबू है ना ओडोर्स, उसके बारे में राइटर कह रहा है लिव विद इन द सेंस, समझ रहे सेंस क्या, मेमोरी, यानी उसकी खुशबू हमारे हाफजे में, हमारी मेमोरी में जिंदा रहती है। और तो सिर्फ जिंदा नहीं रहती, आगे वो खुद ही कह रहा है दे क्विकन यानी दे कीप इंक्रीजिंग, दे कीप बिकमिंग फास्ट, वो तेज से तेज होती चली जाती है। आप देखिए जब तक चीज मिले नहीं और मिलकर खो जाए नहीं तब तक कदर नहीं रहती, चीज नहीं होती तब बहुत कदर होती है, मिलकर खो जाती तो कदर रहती है। जब तक चीज सामने हो, घर की मुर्गी मुर्गी बराबर, दाल महंगी हो गई आज ही 20 रुपए पर किलो महंगा कर दिया, और पेट्रोल पूरे 1 रुपए कम किया, पूरे गिन के, मैं गिनने बैठा था उंगली के पोरे खत्म हो गए थे, पैसे खत्म नहीं हो रहे थे, इतना बड़ा इनकलाब। आप देखिए हम में से और आप में से बहुत सारे लोगों को खुशबू इस्तेमाल करने का शौक होता है, उसके दो रीजन होते हैं, एक तो रीजन है कि खुद को शौक है, दूसरा रीजन है सामने वाला जिंदा रह सके, ठीक है ना। लेकिन हर एक बंदे का एक फेवरेट फ्रेग्रेंस होगा, एक फेवरेट स्मेल होती है, उसकी खुशबू होती है। उसकी खासियत पता है क्या होगी, आप 4-5 खुशबू को सूंघेंगे ना, उस खुशबू को आप पहचान लेंगे, जो आपका फेवरेट होगा, जो आप बहुत यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इट्स अ ब्यूटी ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। यार खाने में एक बहुत कॉमन सा खाना होता है जिसको हम कहते हैं बिरयानी, शादी में भी हमारी जीनत बना होता है, मैयतों पे भी इसी गुजारा कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कॉमन सा डिश है। आप देखिए इसके इंग्रेडिएंट हर जगह सेम होते हैं, बिरयानी में क्या क्या डालते हैं, आटा नहीं, अच्छा बोले सभी चाइनीज बिरयानी बना, क्या होता है, चावल है, आलू डालेंगे आप, उसके अंदर गोश्त डालते हैं, अब गोश्त के अंदर चिकन है, बीफ है, मटन है, लाहौर वाले नहीं बना वो कुछ और भी डाल देंगे, उनका तो नेशनल बर्ड कुछ और चला गया आजकल, और ज्यादा का मसाला। लेकिन आप देखिए इतनी जगह डाइनिंग करते, बाहर खाना खाने के लिए जाते, बिरयानी जगह जगह की भी आपने खाई होगी, लेकिन कुछ जगह की बिरयानी ना आपको बहुत पसंद होगी, उसका डब्बा खुले ना सिर्फ, खुशबू सूंघ के बता देते वहां की बिरयानी। ऐसे ही है एक घर की बिरयानी जो अम्मा बना रही होती, घर में बिरयानी बनेगी, पूरे कमरे में खुशबू फैल गई, हम सूंघते सूंघते पहुंच जाते, अम्मी किचन से लाते दे रही थी, रुक जा भाई अभी 15 मिनट बाकी है, दम पे है, बाद में खा लेना, देगची में कूद जाती, डायनासोर ये वाला हाल हो रहा है। ये मैंने आपको लीस्ट एग्जांपल वो दी जो आप स्मेल करते, यू कीप ऑन गेटिंग ऑन दैट आउट देयर। आप देखिएगा खुशबू फूल के मुरझाने के बाद भी जिंदा रहती है। ये दूसरी एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल देखिए, इसी एग्जांपल में बच्चे हमारे बौखला जाते, फिर उनको वहीं लाना पड़ता है दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह औकात। अरे ऐसी जगह यकीन माने यहाँ रह के देखिए इतना मजा आता है, क्योंकि जो औकात में रह लेता है वो कहीं पे भी रह लेता है, और जो औकात में नहीं रहता ना वो कहीं का भी नहीं रहता बेटे, ये नसीहत। इसमें जुमला लिखा हुआ देखिए, लिखा हुआ रोज लीव व्हेन द रोज इज डेड आई हीप फॉर द बिलवेड। बच्चे बोलते सर ये क्या लिखा मैंने कहा पागल के बच्चे, बिलवेड लिखा हुआ है, बिलवेड का मतलब होता है महबूब या महबूबा, वो बहन भी तो हो सकती है अपनी, क्या अबे अम्मी महबूब नहीं है आपको, अब्बा, मैं इतनी सारी बातें बोले जिस पर आप हंस रहे हैं, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते, जहां मैं सीरियस आप सीरियस, जहां मैं मुस्कुरा रहा हूँ आप मुस्कुरा रहे, आपको समझ में आप हंस रहे ना। आपके अब्बू को 2 गाली दे तो बर्दाश्त कर लेंगे, कहते हैं महबूब है वो, मेरा रब सच बोलने वालों को महबूब रखता है, नहीं क्यों बाउंड करके रखा हमने, क्यों नहीं मिटा इसकी और। अब मैंने आपको पहले कहा था ना कि इसने पोटी इसके मजाजी में लिखी, और मजाज के अंदर मिजाज मिलता नहीं है, इसलिए मैं मजाजी बात ही नहीं करता। और फिर कहा जाते हैं बहुत खूबसूरत जगह है ना, समझ